हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन का नोट्स लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं बहुत ही क्विक रिवीजन के साथ आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपके समय को बर्बाद नहीं करते हुए मैं चलता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पर, जो आपको दिया गया है। देखिए, क्या किसी कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझाएं। तो थोड़ा सा आपको समझना भी है, फिर आपको जो नोट्स दिया जाएगा उसको आपको लिखना है। तो क्या है पहले आपका कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है क्या कैपेसिटर का, तो किसी अनचार्ज मतलब हो गया अनावेशित। ठीक है, किसी अनावेशित चालक को या फिर किसी कैपेसिटर को अगर हम लोग चार्ज करेंगे तो चार्ज करने में कुछ एनर्जी खर्च होगा, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कहेंगे। किसी अनावेशित चालक या कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है। क्लियर? इंग्लिश वाले देख सकते हैं हम लोग क्या लिखे हैं, the energy required to charging a capacitor or conductor, ठीक है, from uncharged position to the charged position, यानी अनावेशित कंडीशन से आवेशित कंडीशन में लाने के लिए कैपेसिटर को जो चार्ज किया जाता है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है और इसका फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर, जहां C के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो C को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस बोलते हैं। C को हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हम लोग बोलते हैं। और अगर बात करें हम लोग V का, तो V जो है इसको हम लोग पोटेंशियल बोलेंगे। V को हम लोग पोटेंशियल हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो V हो गया आपका पोटेंशियल और C हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्या है आपका। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय तत्व, इसको मैग्नेटिक अर्थ एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक एलिमेंट आपसे पूछा जाता है और ये 20 में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होते हैं। तो होता है क्या, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर अगर आपको दिशा जानना है और पोजीशन जानना है, यानी परिमाण जानना है, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आप कहीं भी रखिए, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है इसको कहते हैं परिमाण। ठीक है, और दिशा किधर है, तो इस दोनों को ज्ञात करने के लिए जिस राशि का आवश्यकता होगा उस राशि को हम लोग उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय तत्व हम लोग कहेंगे। चुंबकीय तत्व इसको हम लोग कहते हैं। तो क्या है इंग्लिश में देख लीजिए, तो हम लोग को क्या चाहिए, हमको पोजीशन चाहिए यानी कि मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र का। किसका चुंबकीय क्षेत्र, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का दिशा और परिमाण जानने के लिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का दिशा और परिमाण जानने के लिए जिन जिन राशियों की आवश्यकता होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ हम लोग कहेंगे। तो क्या लिखा गया है इंग्लिश में, देखिए, द क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्ड टू गेन नॉलेज अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड के जगह मैग्नेटिक एलिमेंट का जो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ, तो क्या है, द क्वांटिटी, एक क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता होगी, टू गेन द नॉलेज अबाउट
किसके बारे में? नॉलेज जानने के लिए। किसके बारे में? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिशा और परिमाण के लिए। किसका? ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ के चुंबकीय तत्व के बारे में जानने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का आवश्यकता होगा उसको हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट। ठीक है, इसको हम लोग मैग्नेटिक एलिमेंट के नाम से हम लोग जानेंगे। तो मैग्नेटिक एलिमेंट है क्या क्या? तो दीज आर, ये कौन कौन से हैं? तो पहला है डिक्लाइनेशन, याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक एलिमेंट नहीं है? तो मैग्नेटिक एलिमेंट आपके पास है डिक्लाइनेशन, इसको हम लोग दिक्पात कोण भी हम लोग कहते हैं। दूसरा आपका इंक्लाइनेशन एंगल और डीप, इंक्लाइनेशन एंगल को नति कोण या नमन कोण के नाम से हम लोग जानते हैं, नमन कोण या नति कोण, जिसको इंक्लाइनेशन एंगल और डीप हम लोग कहते हैं। और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ हम लोग कहते हैं कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम लोग तीसरा कंपोनेंट के रूप में जानते हैं, तीसरा एलिमेंट के रूप में जानते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ का। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या, अगला नंबर हम लोग देख रहे हैं क्या, प्रेरणिक प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है जिसको एसी सर्किट का रेजिस्टेंस हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक प्रकार का एसी सर्किट का रेजिस्टेंस है, और अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसका काम होगा अपोज करना। किसका अपोज करेगा? तो फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो का अपोज करेगा। और किससे अपोज करेगा? तो किसी इंडक्टर से होकर के। इंडक्टर को हम लोग एक प्रकार से हम लोग कॉइल भी कहते हैं। तो क्या है आपका, देखिए प्रेरणिक प्रतिघात एक प्रकार का एसी सर्किट का प्रतिरोध होता है, यानी एक प्रकार का ये क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, किसका? एसी का, जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ये क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्योंकि ये प्रतिरोध है तो विरोध करेगा ही। किसका विरोध करेगा? तो प्रतिरोध का काम क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना, तो ये भी विरोध करेगा। इसको दिखाते हैं किससे? तो इसको एक्सेल से दिखाते हैं। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? एक्सेल से। और फॉर्मूला अगर मान लीजिए यदि किसी इंडक्टर का इंडक्टेंस, यदि किसी इंडक्टर का इंडक्टेंस को हम लोग क्या करेंगे? एल से दिखाते हैं। इंडक्टेंस को एल से दिखाया, ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस को सी से और रेजिस्टेंस को आर से। तो इंडक्टेंस को अगर हम लोग एल से दिखाते हैं और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग एसी सप्लाई देंगे उसका फ्रीक्वेंसी अगर एफ रहेगा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एफ एल, जहां एल क्या बताएंगे आपका इंडक्टेंस, इंडक्टेंस है किसका? इंडक्टर का, और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। एक्सएल को क्या बोल रहे हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोग कह रहे हैं। क्लियर? इंग्लिश में दिखाना अगर क्या लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ एसी रेजिस्टेंस, यानी ये एक प्रकार का क्या है? एसी रेजिस्टेंस है, which oppose the flow of current, जो क्या करता है? करंट को फ्लो का अपोज करता है थ्रू एनी इंडक्टर और कॉइल, किसी कॉइल से होकर के या किसी इंडक्टर से होकर के। इट इज डिनोटेड बाय एक्सेल, इसको किससे दिखाते हैं? एक्सेल से दिखाते हैं। और अगर मान लीजिए इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज एल, यानी कि इफ द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज एल, देन एक्सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ एल। यूनिट का बात करें तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है ये भी ओम होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है? प्रतिरोध है, इसलिए इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा? ओम ही होगा, जो आपका किसका होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। क्लियर? चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? पहले सुन लीजिए क्या है। बोला जाता है क्या, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं ना, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होता है? एक बल लगता है। इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। वही चीज दिया हुआ है, देखिए किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी बिंदु पर लाने में जो बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। क्लियर हो गया? अनंत से क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर यूनिट पॉजिटिव को चार्ज को उठा के लाएंगे, लाने में जो बल लगेगा उसी को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहेंगे। तो क्या लिखा गया देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रिंगिंग, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया जाता है फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी बिंदु पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है, ये एक सदिश राशि होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको ई से दिखाते हैं लेकिन वेक्टर है तो ई के ऊपर एरो लगा के दिखाएंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो अगर मान लीजिए ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा F/Q0, जहाँ इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, बाय Q0, Q0 क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ऊपर में आपका वेक्टर है और नीचे में आपका स्केलर है, टोटल मिला के बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या बनाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आपको देता है। ठीक है, जहां पर आपका F क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और Q0 क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, बोला गया राइट डाउन द यूज ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर एक होता है आपका, एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, और एक दूसरा ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को घटाता है। तो वोल्टेज को बढ़ाने वाला जो ट्रांसफार्मर होगा उसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से हम लोग जानेंगे। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा उसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, और जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को घटाएगा उसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी पर काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो आपका एसी पर काम करता है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। और ट्रांसफार्मर में दो तरह का कॉइल यूज किया जाता है, एक होता है जिधर से इनपुट देते हैं इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और जिधर आउटपुट देते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। सेकेंडरी कॉइल हिंदी में द्वितीयक कुंडली बोला जाता है, जबकि प्राइमरी को हम लोग प्राथमिक कुंडली हम लोग कहते हैं। तो प्राइमरी या प्राथमिक कुंडली जो है इनपुट के तरफ में दिया जाता है, जबकि द्वितीयक कुंडली जिसको सेकेंडरी कुंडली देते हैं कहते हैं, इससे हम लोग को आउटपुट मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर दो तरह का ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। फिलहाल आपसे पूछा गया स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, तो क्या बोला जाता है कि वह ट्रांसफार्मर जो क्या करता है कि आउटपुट वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, उसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग आउटपुट वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो आउटपुट वोल्टेज मिला उसका मान को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो आउटपुट वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ वोल्टेज स्टेबिलिटी, वोल्टेज को स्थिरता प्रदान करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर फेरों की संख्या बात करेंगे तो अगर द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, डाउन का मतलब होता है कम करना, उस स्थिति में क्या होता है कि जो आपका द्वितीयक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ये क्या होगा, कम होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर बाद में कम होगा तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक में, उसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। ध्यान रखिएगा जो चीज लिखाते हैं साइड से उसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। अगर बात करें यहाँ पर एक टर्म आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, आगे आपको क्वेश्चन आएगा भी, लेकिन फिलहाल आपको करवा देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग परिणमन अनुपात कहते हैं, और परिणमन अनुपात को हम लोग R से दिखाते हैं। ये होता क्या है, तो NS/NP, NS मतलब हो गया द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, इसका जो अनुपात होता है इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, जिसको हम लोग दिखाते हैं NS/NP के रूप में हम लोग इसको दिखाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका,
क्रांतिक कोण एवं अपवर्तनांक के बीच संबंध बताना है। ठीक है, तो क्रांतिक कोण क्या होता है और अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बीच आपको संबंध बताना है। क्रांतिक कोण के बारे में आपको हम पहले ही बता चुके थे, लेकिन एक बार फिर हम लोग देख लेंगे। देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस है, ये आपका लंब है, नॉर्मल। यहां से अगर मान लीजिए कोई लाइट आ रहा है जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। डेंसर का मतलब क्या है आपका सघन, और रेयरर मतलब होता है विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाइट जा रहा होता है तो अपवर्तन के बाद ये मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, तो अभिलंब से ये दूर जाएगा। तो अभिलंब से थोड़ा दूर गया, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। जब आपतन कोण का मान हम लोग बढ़ाएंगे और ये अपवर्तन और अधिक होगा, यानी आर का मान और बढ़ गया। जब और थोड़ा सा आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, ये वाला जो अपवर्तित किरण है ये यहाँ आ जाएगा, जो अभिलंब के साथ इधर भी और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये वाला कोण जो आपतन कोण होगा इसको हम लोग सी बोलेंगे, यानी कि क्रांतिक कोण बोलेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित किरण, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपका क्या होगा, अगर यहाँ क्रांतिक कोण है तो अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब ये क्रांतिक कोण सी हो जाएगा, यहाँ अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर डेफिनेशन लिखाया गया, देखिए क्या है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द refracted ray make the angle 90 degree from the normal, then the incident angle is called critical angle। ठीक है, क्या है, the angle of incident for which the refracted ray make the angle 90 degree from the normal, then the incident angle is called critical angle कहलाएगा। इसको हम लोग सी से दिखाएंगे, लिख सकते हैं it is denoted by सी। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ समाप्त नहीं हुआ है, आपसे बोला गया है क्या कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध बताएं। तो अपवर्तनांक को हम लोग किस रूप में जानते हैं, अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से जानते हैं, जो क्या होता है, किसी मसाइवी माध्यम के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है और इसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं। तो हम लोग को रिलेशन दिखाना है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, हम लोग देखेंगे फॉर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोग बात करें तो रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है, रिफ्रैक्टिव एंगल का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपके पास दो एंगल है, इंसिडेंट एंगल है और आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव एंगल है। रिफ्रैक्टिव एंगल का मान 90 डिग्री हो जाएगा जब क्रिटिकल एंगल का बात करेंगे। फॉर क्रिटिकल एंगल सी के लिए आपका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो क्रिटिकल एंगल है ये क्या है, इंसिडेंट एंगल है। ये क्या है, इंसिडेंट एंगल है। देखिए यहाँ पे इंसिडेंट एंगल का ही वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, ये आई ही आपका क्या बन गया, सी बन गया। तो आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल का वह मान जिसके लिए अपवर्तित किरण 90 डिग्री का कोण बनाया, तो वो क्या हुआ, क्रांतिक कोण। मतलब आई इक्वल टू यहाँ पर क्या है, सी है, और यहाँ पर आर इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। सो स्नेल के नियम से अगर हम लोग बात करेंगे तो स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई
बाई साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1। साइन आर बाई साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1। अब देखिए आई का मान हम लोग कितना बोल रहे हैं, सी, ये हो गया साइन सी। आर का मान कितना बोल रहे हैं, 90 डिग्री, ये हो गया साइन 90 डिग्री। और इक्वल टू क्या हो गया, μ2 बाय μ1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, μ12 हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं μ12। अब अगर देखा जाए थोड़ा सा बढ़िया से इसको देखिए तो आपके पास रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये देखिए यहाँ आपको रिजल्ट मिल रहा है साइन सी ऊपर में है और साइन 90 का वैल्यू 1 है, इक्वल टू है μ12, यही है ना। तो अगर बात करें सी का, बात करेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स μ1 से 2 तक ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मान लीजिए इसको और अच्छी तरह से अगर लिखा जाए, इसको हम लोग साइन सी इक्वल टू, हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, μ2 बाय μ1 ना, μ2 बाय μ1। अब देखिए μ2 जो है आपके पास में, यहाँ पर जो ये μ1 है ये μ2 है, तो μ2 आपका अगर हवा कर दे, ठीक है, इफ μ2 इक्वल टू 1, कहाँ के लिए, फॉर एयर। अगर μ2 का वैल्यू 1 हो जाए, किसके लिए, हवा के लिए बात करेंगे, इफ μ2 इक्वल टू 1, किसके लिए, फॉर एयर, हवा के लिए अगर बात करेंगे, सो μ1 के जगह सिर्फ म्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अतः हम लोग कह सकते हैं साइन सी बराबर μ2 बाय μ1 है ना, तो μ2 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, हवा हो गया यानी कि 1, और μ1 की जगह क्या लिखेंगे, म्यू। दैट मींस म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन सी। यही रिलेशन को आपको दिखाना है, म्यू इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय साइन सी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या आपका, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। आपको बोला जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो क्या बोला गया है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो बोला गया है क्या, पहले हिंदी देख लीजिए, इसका क्या है, यह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। यह कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोलन के कारण प्राप्त होता है। जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोलन करते हैं और दोनों का दोनों 90 डिग्री पर, एक दूसरे से 90 डिग्री पर दोलन करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमको एक अनुप्रस्थ तरंग प्राप्त होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं एवं तरंग के संचरण की दिशा जो होती है, तरंग के संचरण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं। तरंग के संचरण की दिशा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत काम करते हैं। अब इसी का अगर मान लीजिए हम इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो क्या है, देखिए इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, यह एक प्रकार का क्या है, ट्रांसवर्स वेव होता है, व्हिच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के होने के कारण ही इसका अस्तित्व संभव है। इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का दोनों जो है 90 डिग्री पर ऑसिलेशन करता है एंड द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, परपेंडिकुलर में होगा। क्लियर? तो ये है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हम लोग देख लिए। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन क्या है, देखिए, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड को समझाएं। आपके पास क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड को समझाना है। एक्सप्लेन अबाउट कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस के कलर कोड को समझाएं। तो देखिए दोस्तों, क्या है, कार्बन जो है प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और बहुत सस्ता होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बन का प्रतिरोध काफी उच्च होता है। अब ज्यादा उच्च प्रतिरोध होने के कारण जब कार्बन का प्रयोग हम लोग प्रतिरोध बनाने के लिए करते हैं तो इसका साइज जो होता है वो काफी छोटा हो जाता है। और ज्यादा छोटा साइज हो जाने के कारण, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है, इसके कारण इस पर नंबर लिखना संभव नहीं हो पाता है कि इसका वैल्यू कितना है। तो उससे बचने के लिए इसके ऊपर क्या करते हैं, कलर का एक पट्टी बना देते हैं। इसी को हम लोग कार्बन का कलर कोडिंग कहते हैं। तो क्या है, देखिए, कार्बन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण काफी सस्ता होता है एवं इसका प्रतिरोध भी काफी उच्च होता है। अतः इसका प्रयोग प्रतिरोध बनाने के लिए किया जाता है, जो साइज में काफी छोटा होता है। अतः इसके प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रंगीन पट्टी का कलर कोड प्रयोग किया जाता है, जिसे कार्बन प्रतिरोध का कलर कोडिंग कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए क्या है इसमें, ड्यू टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द नेचर। प्रकृति में कार्बन की मात्रा बहुत सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण इट इज अवेलेबल इन द वेरी लो प्राइस। ये क्या होता है, बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज आल्सो वेरी हाई। और साथ में क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस भी काफी अधिक होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। बाकी के कंपैरिजन में इसका दाम भी क्या होता है, काफी कम होता है। सो इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। बट इट्स साइज इज वेरी स्मॉल। लेकिन इसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। सो फॉर मेजरमेंट ऑफ इट्स वैल्यू कलर बैंड इज यूज्ड। इसका मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलर बैंड का यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जो कलर हम लोग देते हैं, क्वेश्चन में देगा आपका इस तरह से दिया जाता है, ये कार्बन प्रतिरोध आपको दिया गया है और बोलेगा इसका वैल्यू निकालिए। और यहाँ पर इस तरह से क्या करेगा, 4 कलर दे देगा, रेड, ग्रीन, ब्लू और ये आपका गोल्डन, ऐसे दे देगा। यहाँ जितना भी कलर होता है सबका कलर कोड अलग अलग होता है। ये आपका ब्लैक से शुरू होता है और लास्ट में आपका व्हाइट तक चलता है। ब्लैक जो सबसे डीप कलर है, इसका कोडिंग सबसे कम होता है, 0 होता है। और व्हाइट जो सबसे हल्का कलर होता है, इसका कलर कोडिंग सबसे ज्यादा होता है, यानी कि 0 से 9 तक ये वेरी करता है आपका। ठीक है, इसका कुछ ट्रिक भी है, अगर आप याद कर सकते तो रख लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। एक ट्रिक क्या है आपका, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, GREAT ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, ये इसका कोड है, जहां से आपको कलर कोडिंग याद रहेगा। आपसे कलर कोडिंग का एक एक ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि ब्लैक का कोड कितना है, रेड का कोड कितना है, यहां से आप याद रख सकते हैं। देखिए, B फॉर ब्लैक, फिर दूसरा B फॉर ब्राउन,
तीसरा आर फॉर रेड, फिर आपका ओ फॉर ऑरेंज हो जाता है, वाई फॉर येलो हो जाता है, ग्रेट से आपका ग्रीन कलर को दिखाता है, ब्रिटेन आपका ब्लू कलर को दिखाता है, वेरी से आपका वायलेट दिखाता है, और गुड से आपका ग्रे कलर को हम लोग दिखाएंगे, और व्हाइट से हम लोग व्हाइट कलर का सिंबल हम लोग दिखाते, व्हाइट दिखाते। ये आपका कलर कोडिंग है जिसके हिसाब से इसका वैल्यू होता है। जैसे ब्लैक का इसका 0 होता है, ब्राउन का 1, रेड का आपका 2 होता है, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और व्हाइट का 9। इतना कलर कोड आपके पास होता है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आपका काम आने वाला टर्म, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। 8 क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम लोग आएंगे अगला 9वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आपको टोटल 50 से 60 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा दोस्तों एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक। अगर आप इसको कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारा क्वेश्चन इससे ही आ जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दिया ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।